स्टार्ट में इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम conventional reinforced concrete structure due to the application of an initial load on the structure prior to its use. सर्विस लोड अप्लाई करने से पहले उसको हम उसमें एक इनिशियल फोर्स इंड्यूस करते हैं, प्री स्ट्रेस फोर्स से कहते हैं. द इनिशियल लोड और प्री स्ट्रेस इज अप्लाइड टू enable the structure to counteract the stresses arising during its service period. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड जो उसमें स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी, तो इनिशियल जो हमने प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई की हुई है वो उन स्ट्रेसेस को काउंटर करेगी. उससे हमारे स्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी. जैसे ये देखें, ये फिगर कि ये सुपर इम्पोज लोड लगाने से पहले ये हमने प्री स्ट्रेस फोर्स इस पे अप्लाई की, और जब सुपर इम्पोज लोड इसके ऊपर लगेगा तो ये प्री स्ट्रेस फोर्स सुपर इम्पोज लोड के की वजह से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी उनको काउंटर करेगी. इस फिगर से आपको ज़रा और क्लियर हो जाएगा कि केबल स्ट्रेच्ड एंड कंक्रीट प्लेस्ड, ये केबल के ज़रिए से उसको पहले स्ट्रेच किया हुआ है, टेंशन किया हुआ है, और बाद में इस केबल को कट किया, किनारे पे इसको एंकर कर दिया, और कंक्रीट करने के बाद कंक्रीट पहले की या बाद में की अकॉर्डिंग टू प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग. लेकिन जब इसको हम रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ करने की वजह से इस केबल की यानी टेंडन्स की जो प्री स्ट्रेस स्टील होता है उसकी जो स्ट्रेसेस हैं वो कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जिसकी वजह से कंक्रीट में एक कैम्बर क्रिएट हो जाएगा, यानी ऊपर टेंशन आ जाएगी, बॉटम पे कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगी. अब जब सर्विस लोड इसके ऊपर आएगा, इस सर्विस लोड की वजह से पहले ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे बीम आएगा, उसके बाद फिर इसमें सैगिंग क्रिएट होगी. वो है कि लोड एप्लीकेशन से पहले ही हमने स्ट्रक्चर में हॉगिंग क्रिएट कर दी है, ताकि लोड आए तो पहले वो सैगिंग उसमें नॉर्मल कंडीशन में आए, बाद में उसकी फिर सैगिंग हो. उससे गोया कि हम एक स्ट्रक्चर की कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो उसको बढ़ा रहे हैं. उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री है प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, क्यों ज़रूरत पेश आई या कब ये स्टार्ट हुई ये कंसेप्ट. तो जब से ये before the development of pre-stressed concrete, two significant development of reinforced concrete and the invention of Portland cement and introduction of steel in concrete. तो सबसे पहले तो यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर स्टार्ट हुए विद द इन्वेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट. सीमेंट की जब इन्वेंशन हुई तो उससे कंक्रीट मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ, और कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ देखी गई तो उसमें वो टेंशन में वीक थी, कंप्रेशन में स्ट्रांग थी. तो बजाय ये कि प्लेन कंक्रीट का या होमोजीनियस मटेरियल के कंस्ट्रक्शन होती, फिर हमने यानी फिर ये स्टार्ट हुआ कि कंक्रीट में रेनफोर्स को यूज़ किया गया, ताकि जो इसकी एक डेफिशिएंसी है कंक्रीट की, वो स्टील उसको कंपनसेट करे. सो 1857 में इंट्रोड्यूस स्टील वाइज इन कंक्रीट टू मेक फ्लावर पॉट्स, पाइप्स, आर्चेज एंड स्लैब्स. यानी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में गया कि स्टील और कंक्रीट ये एज ए कम्बिनेशन यूज़ हुआ. उसके बाद जो प्री स्ट्रेस का जो आगाज़ हुआ 1886 में, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टाइटनिंग स्टील टाई रॉड इन आर्टिफिशियल स्टोन एंड कंक्रीट आर्चेस. कि ये जो स्टील प्रोवाइड करते हैं हम एज ए आरसीसी, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके फिर प्रोवाइड किया गया ताकि इसको उसी तरह कैम्बर दें और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं. तो ये इनिशियल लेवल पे ये 1886 में स्टार्ट हुआ इसका. फिर 1888 में मैन्युफैक्चर्ड कंक्रीट स्लैब एंड स्मॉल बीम विद एम्बेडेड टेंशनड स्टील. फिर एम्बेडेड टेंशनड स्टील के ज़रिए से गोया कि एक शुरू में स्लैब मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल बीम स्टार्ट हुए प्रीस्टेस के. 1908 में रिकग्नाइज लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप. तो ये देखा गया भाई कंक्रीट में तो श्रिंकेज के और क्रीप की वजह से लॉसेस हो जाता है, यानी जो प्रीस्टेस फोर्स ड्यू टू स्टील है वो टेंशन स्टील, उसको रीटाइटनिंग की ज़रूरत होती है. इसलिए इसको ये सजेशन पेश की गई कि सजेस्टेड रीटाइटनिंग द रॉड्स टू रिकवर लॉस्ट प्री स्ट्रेस. उसके बाद 1923 में डेवलप ए मेथड ऑफ वाइंडिंग एंड प्री टेंशनिंग हाई टेंसाइल स्टील वायर्स अराउंड कंक्रीट पाइप्स, जो कि आजकल हम जैसे स्ट्रैंड्स यूज़ करते हैं, एक यानी टेंडन्स यूज़ करते हैं, तो ये उनकी उसकी डेवलपमेंट हुई 1923 में. 1924 में इंट्रोड्यूस हूप स्ट्रेस
horizontal reinforced around walls of concrete tanks through the use of turnbuckles. Thousands of liquid storage tanks and concrete pipes were built in the 2 decades to follow. फिर ये कंसेप्ट आया इसमें जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में हमें कंक्रीट को क्रैक फ्री बनाना होता है, तो प्री स्ट्रेस टेक्निक एक काफ़ी सूटेबल है कंक्रीट को क्रैक फ्री बनाने के एतबार से। उसके बाद 1925 में यूज हाई स्ट्रेंथ अनबॉन्डेड स्टील रॉड्स। द रॉड्स वर टेंशनड एंड एंकर्ड आफ्टर हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट। तो ये कह सकते हैं कि 1925 में जो पोस्ट टेंशन कंक्रीट है उसका कंसेप्ट दिया गया, और 1926 में ये आइगन फ्रेजनेंट यूज हाई टेंसाइल स्टील वाइज विद अल्टीमेट स्ट्रेंथ एज हाई एज 1725 मेगापास्कल एंड यील्ड स्ट्रेस ओवर 1240 मेगापास्कल। तो इस साइंटिस्ट ने यानी हाई टेंसाइल स्टील वायर्स यूज़ की एज ए प्री स्ट्रेस स्टील मेंबर्स, जिसकी स्ट्रेंथ 250 सेंटी यानी 250 की पर स्क्वायर फीट टू 270 की पर स्क्वायर फीट तक थी। और सबसे ज़्यादा जो काम किया है यानी प्री स्ट्रेस के ऊपर वो इसी साइंटिस्ट ने किया 1926 में, इसलिए इसको कहते हैं कि ही इज़ ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। सर जिस तरह स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ती है सर, यानी वो ब्रिटल होता जाता है, तो इम्पैक्ट लोड की वजह से सर वो ज्यादा फेल्योर के चांसेस नहीं होंगे सर? इम्पैक्ट लोड की वजह से ज्यादा एक तो चांसेस नहीं होंगे सर फेल्योर के? एक तो जो है ना ये है कि प्रीस्ट्रेस मेंबर की नेचर एज कम्पेयर टू रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर ये ब्रिटल ही होती है, ठीक है, ये इतना डक्टाइल नहीं होता जितना डक्टाइल जो है वो आम ट्रेडिशनल रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर होता है, क्योंकि इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ होती है, कंक्रीट भी उसी तरह हाई स्ट्रेंथ यूज़ होती है, तो कुछ ना कुछ इसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी हम इसको डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि बिफोर फेलियर इसमें प्रॉपर वार्निंग हो, यानी डिफ्लेक्शन शो हो, ठीक है, यानी बिल्कुल ब्रिटल नेचर का मेंबर नहीं बनाते प्रीस्ट्रेस भी। ठीक हो गया जी। तो जी सर। उसके बाद ये प्री टेंशनिंग मेथड डेवलप हुआ 1938 में, लॉन्ग लाइन प्री टेंशनिंग मेथड। तो पोस्ट टेंशन प्री टेंशन ये आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, दोबारा मैं इसमें फिर आगे चल के स्लाइड्स में आएगा। और पोस्ट टेंशन जो सिस्टम होता है उसमें हमें एंकरिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ताकि स्ट्रेसेस थ्रू एंकरिंग सिस्टम वो स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो। तो 1940 में एक और सिस्टम डेवलप हुआ फॉर एंकरिंग, जो मेंगाल जी इन बेल्जियम में, यूजिंग फ्लैट वेजेस। तो ये प्री स्ट्रेस स्मॉल हिस्ट्री है कि प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर पे यूज़ हो गए। ये वाज स्टार्टेड टू बी यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम्स, पार्किंग स्ट्रक्चर्स, स्टेडियम्स, रेलवे स्लीपर्स, ट्रांसमिशन लाइन पोल एंड अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड एलिमेंट्स। तो आजकल तो ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली जो प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन हैं वो प्री स्ट्रेस मेंबर्स की हो रही हैं। फिर जो हमारे हाईवे के ब्रिजेस होते हैं वो भी जो बड़े बड़े जो गर्डर्स होते हैं वो प्री स्ट्रेस मेंबर्स के ज़्यादातर। ये देखो ये इसीलिए तो गर्डर्स के लिए हम हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करते हैं, ताकि जो उस पर फटीग स्ट्रेचेज आ रही हैं, डायनामिक लोड आ रहा है, उस डायनामिक और फटीग स्ट्रेचेज की वजह से उसकी वाइब्रेशन कंट्रोल हो, ठीक है। यानी इम्पैक्ट लोड की वजह से अगर हम ट्रेडिशनल रेनफोर्स कंक्रीट यूज़ करें उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड होगी बीम की। तो प्रीस्ट्रेस मेंबर बनाने से गो के उसकी हम डेप्थ को भी रिड्यूस कर देते हैं और जी सर। वाइब्रेशंस को भी, क्योंकि कंक्रीट इसके ज़रिए से आप कन्फाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ना, जब फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हैं जी तो सर। कैम्बर करेंगे तो ये कंक्रीट कन्फाइन हो जाएगी। जब कंक्रीट कन्फाइन होगी तो कंप्रेस होने की वजह से ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बेहतर होगी एज कम्पेयर टू रेनफोर्स कंक्रीट, क्योंकि ट्रेडिशनल रेनफोर्स कंक्रीट में तो न्यूट्रल एसिड से नीचे टेंशन क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, तो क्रैक सेक्शन होता है। तो इसलिए ये हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इसलिए यूज़ होती है ताकि इसकी वाइब्रेशंस
कंट्रोल हो जाए, ड्यूरेबल बन जाए, और इम्पैक्ट ठीक फोर्सेस है। और जो फटीग स्ट्रेसेस हैं, डायनामिक लोड है, उनको ये सारी चीज़ें रेजिस्ट कर लें। ठीक है सर। उसके बाद ये इसके एडवांटेजेस हैं प्री स्ट्रेसिंग के, प्री स्ट्रेसिंग मेथड के या प्री स्ट्रेस कंक्रीट के। जैसे अ फुली प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज यूजुअली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ड्यूरिंग सर्विस लाइफ। ड्यूरिंग सर्विस लाइफ अगर फुली प्री स्ट्रेस मेंबर बनाया हुआ है तो वो अंडर कंप्रेशन होगा, यानी उस पर टेंशन क्रिएट ही नहीं होगी, कि यानी कंक्रीट के ऊपर फुली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही होंगी। आगे आपने एग्जांपल में भी ये पढ़ा था कि कैसे वो जब प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से मेंबर में सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही क्रिएट होती हैं, ज़ीरो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाती हैं। जैसे केस 2 था हमारे उसमें एग्जांपल 19.1 में, केस 2 है। प्री स्ट्रेस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि लोड भी आ रहा है, डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है, लेकिन प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं मेंबर पे वो प्योर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं। केस 2 में भी ये था, केस 3 में भी इसी तरह था। इससे यानी ये भी एक एडवांटेज है कि उसकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है कंक्रीट की इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर। उसके बाद हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हायर स्टिफनेस, क्योंकि मेंबर तो क्रैक है नहीं, इसलिए हम ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी गोया कि मेंबर की स्टिफनेस बढ़ रही है, हार्डनेस बढ़ रही है। लेस डिफॉर्मेशन, क्रैक जब मेंबर में आ जाता है तो उसकी वजह से उसकी डिफ्लेक्शन बहुत बढ़ जाती है, तो गोया कि प्री स्ट्रेस मेंबर की डेफॉर्मेशन कम होगी, तो ये गोया कि सर्विसिबिलिटी इसकी इम्प्रूव होगी। जब कंक्रीट कन्फाइन है तो इसकी शेयर कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन शेयर कैपेसिटी, suitable for use in pressure vessels, liquid retaining structures, स्पेशली जो वाटर रिटेनिंग या लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमें क्रैक फ्री कंक्रीट रिक्वायर्ड है, ताकि उसमें से वाटर या लिक्विड वो उसकी सीपेज ना हो। उसके लिए प्री स्ट्रेस मेंबर काफ़ी सूटेबल है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस अंडर डायनामिक एंड फटीक लोडिंग, स्पेशली जो व्हीकुलर लोड्स हैं उनकी वजह से जो उसमें बार बार स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं मेंबर पे, और फिर डायनामिक लोड्स हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कंक्रीट मेंबर। हाई स्पैन टू डेप्थ रेशियो है, लार्जेस्ट स्पैन पॉसिबल विद प्री स्ट्रेसिंग ब्रिजेस बिल्डिंग विद लार्ज कॉलम फ्री स्पेसेस। जैसे जहाँ पे ब्रिजेस में हम चाह रहे हैं कि भाई सपोर्टिंग कॉलम्स कम से कम हो, तो वहाँ प्री स्ट्रेस गर्डर यूज़ करेंगे ताकि हाई स्पैन टू डेप्थ रेशियो में मिल जाए। टिपिकल वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो इन स्लैब्स आर गिवन बिलो। जैसे नॉन प्री स्ट्रेस स्लैब है तो 28/1 ये स्पैन टू डेप्थ रेशियो है, यानी इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो 28 फुट के लिए हमें 1 फुट थिकनेस रिक्वायर्ड है, 28 फुट स्पैन के लिए 1 फुट थिकनेस रिक्वायर्ड है। और प्री स्ट्रेस स्लैब होगी तो 45 फुट स्पैन के लिए 1 फुट थिकनेस रिक्वायर्ड है, तो यानी इसी एक हाई स्ट्रेंथ टू डेप्थ रेशियो में मिल जाती है। और अगर सेम स्पैन रखें तो फिर लेस डेप्थ रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू आरसी मेंबर। और जब डेप्थ को हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इसकी कम होगी, तो इट मीन्स कि इसका सेल्फ वेट रिड्यूस हो जाएगा। सेल्फ वेट रिड्यूस होने की वजह से ये एक कह लें कि इतना हैवी स्ट्रक्चर नहीं है जितना ट्रेडिशनल रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर हैवी बनेगा, इसलिए इकोनॉमिकल सेक्शन बनेगा। और मोर एस्थेटिक अपील ड्यू टू सिलेंडर सेक्शंस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी बीम स्पैन है 50 फीट, ट्रेडिशनल रेनफोर्स कंक्रीट के लिए हमें उसके लिए 4 फुट डेप्थ का बीम रिक्वायर्ड है, तो वो एक आर्ट सा लगेगा कि 4 फुट बीम की डेप्थ है। तो अगर उसी को हम प्री स्ट्रेस बनाएं तो मे बी 2 फीट उसकी डेप्थ रिक्वायर्ड है, जो कि एस्थेटिकली एक अच्छा लगेगा कि एक सिलेंडर सेक्शन बना हुआ है, इतने ज़्यादा डीप बीम नहीं है। इसी तरह प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ये टेक्निक बहुत सूटेबल है, और प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन वो डे बाय डे वो बढ़ रही है ड्यू टू रैपिड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाहर मुल्कों में बाहरी जगह तो यानी
वो दिनों के अंदर उन्होंने बिल्डिंग बनानी होती है, तो वो प्री कास्ट मेंबर्स के ज़रिए से ही कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। बेटर क्वालिटी कंट्रोल, तो प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल बेटर होती है एज कम्पेयर टू कास्ट इन साइट। रिडक्शन मेंटेनेंस की कास्ट भी कम होगी। सूटेबल फॉर रिपीटेटिव कंस्ट्रक्शन, मल्टीपल यूज ऑफ फॉर्म वर्क, रिडक्शन ऑफ फॉर्म वर्क भी इतना यूज़ नहीं है, एक ही मतलब सैंपल है, बना बना के वो जो है उससे कास्टिंग कर करके आप उसको, जो कंक्रीट हार्ड हो रही है तो उसको मोल्ड को खोल रहे हैं, दोबारा फिर मोल्ड को यूज़ कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड शेप्स, तो प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन में हमें स्टैंडर्ड शेप्स मिल जाती हैं, जैसे ये कॉमन शेप्स हैं, टी सेक्शन, डबल टी सेक्शन, होलो कोर, पाइल्स, एल सेक्शन, इन्वर्टेड टी सेक्शन, आई गर्डर। अच्छा, इसके कुछ लिमिटेशन हैं, डिसएडवांटेजेस हैं प्री स्ट्रेसिंग के। पहली चीज़ ये कि प्री स्ट्रेसिंग नीड्स स्किल टेक्नोलॉजी, इसके लिए कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसको फॉर एग्जीक्यूशन के लिए भी स्किल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। सो इट इज़ नॉट कॉमन एज रेनफोर्स कंक्रीट, इसलिए इतनी कॉमन नहीं है। यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज़ कॉस्टली, हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ होगी, उससे प्रोजेक्ट की कास्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाएगी। देर इज़ एडिशनल कास्ट इन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, इसके लिए जो हम हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह या एंकरिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करेंगे तो वो एक एडिशनल कास्ट इसमें आएगी। देर इज़ नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, क्योंकि ये कंट्रोल्ड फोर्सेस हमने अप्लाई करनी होती हैं, तो इसलिए इसमें क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ख्याल रखना होगा, और इंस्पेक्शन इसकी एज कंपेयर टू रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, इसकी इंस्पेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग है कि मेंबर को प्री स्ट्रेस कैसे बनाया जाए, तो विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ये 4 सोर्सेज हैं। हाइड्रोलिक सोर्स के ज़रिए से प्री स्ट्रेसिंग इंड्यूस की जाए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। Hydraulic pre-stressing is the simplest type of pre-stressing, producing large pre-stressing forces. The hydraulic jack used for the tensioning of tendons को tension करेंगे through hydraulic jack, comprises of calibrated pressure gauges which directly indicate the magnitude of force developed during the tensioning. तो कैलिब्रेटेड प्रेशर गेज से गोया कि हमें नज़र आ रहा होगा कि हम कितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं टेंडन्स के अंदर, ये उसकी एक फिगर है। तो ये देखें, एक अच्छी खासी असेंबली रिक्वायर्ड है एक प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसलिए ये इसकी एक एडिशनल कॉस्ट होती है। उसके बाद मैकेनिकल प्री स्ट्रेसिंग है। इन दिस टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग द डिवाइसेस इंक्लूड वेट्स विद और विदाउट लीवर ट्रांसमिशन, गियर ट्रांसमिशन इन कंजंक्शन विद pulley blocks, screw jacks with or without gear drives, and wire winding machines. This type of processing is adopted for mass scale production. तो मैकेनिकल जो डिवाइसेस अगर यूज़ करके हम टेंडन्स को टेंशन कर रहे हैं तो ये मैकेनिकल प्रोसेसिंग कहलाएगी। जैसे पुली के ज़रिए से या स्क्रू जैक्स के ज़रिए से या फिर ये जो वायर वाइंडिंग मशीन हैं ये यूज़ हो रही हैं, तो ये मैकेनिकल प्री-स्ट्रेसिंग है। ये देखिए, ये रिवेट यूज़ हुए हुए हैं, नट बोल्ट्स, कोई स्टील प्लेट्स हैं, तो ये यानी ये डिफरेंट एक मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके हम एक प्री स्ट्रेस फोर्स क्रिएट करते हैं टेंडन्स के अंदर, तो ये मैकेनिकल प्री स्ट्रेसिंग है। उसके बाद थर्ड वन है इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग। इन दिस टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग द स्टील वायर्स आर इलेक्ट्रिकली हीटेड and anchored before placing concrete in the mold through electricity, यानी स्टील वायर्स को हीटअप किया जाता है जिससे वो एक्सपैंड होगी, गोया कि यानी टेंशनड होगी यानी स्ट्रेच होगी ड्यू टू हीट वैल्यू की वजह से, यानी हीट अप होने की वजह से उसमें जो स्ट्रेच यानी स्टील के जो टेंडन्स हैं
वो टेंशन होंगे तो ये गोया कि एक इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग है, इसलिए उसको थर्मल इलेक्ट्रिक प्री स्ट्रेसिंग भी कह सकते हैं। इसमें यानी एक टेम्परेचर भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल प्री स्ट्रेसिंग। इन द केमिकल मेथड expanding cement are used and degree of expansion is controlled by varying the curing conditions. एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज़ करें और क्योरिंग कंडीशन से उसको उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करें कि कितना हम सीमेंट को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो सिंस द एक्सपेंशन expensive action of cement while setting is restrained, it induces tensile forces in tendons and compressive stresses in concrete. अब सीमेंट एक्सपैंड होना चाहेगा तो एंड रेस्टेंस उसको इस तरह यानी एक्सपैंड नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से जो टेंडन्स हैं स्टील है उसमें उसमें टेंसाइल फोर्सेस इंड्यूस हो जाएंगी और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाएंगी कंक्रीट के ऊपर। तो ये एक प्रोसेस है प्री स्ट्रेसिंग का केमिकल। मोस्ट कॉमन जो है वो हाइड्रोलिक प्री स्ट्रेसिंग मेथड यूज़ होता है या मैकेनिकल यूज़ होता है। उसके बाद है विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस ऑफ कास्टिंग कंक्रीट एंड अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडन, ये दो किस्में हैं, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एंड इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कास्टिंग द कंक्रीट एंड अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडन। जैसे प्री टेंशनिंग क्या होगा, a method of pre-stressing concrete in which the tendons are tensioned before the concrete is placed. In this method, the pre-stress is imparted to the concrete by bond between steel and concrete. तो पहले स्टील को हम स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद कंक्रीटिंग करेंगे और बाद में जब यहाँ से रिलीज़ किया तो स्टील से थ्रू बॉन्ड यानी ये जो अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर स्टील टेंडन्स हैं, इसका जो कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड के थ्रू स्टील से कंक्रीट में स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र होंगी। पोस्ट टेंशनिंग, ए मेथड ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग concrete by tensioning the tendon against hardened concrete. In this method the pre-stress is imparted to concrete by bearing. पोस्ट टेंशन में हार्डन कंक्रीट के अंदर ये डक्ट है, डक्ट के अंदर टेंडन होता है, तो हार्डन कंक्रीट के अंदर टेंडन को बाद में जो है वो टेंशन करते हैं और फिर थ्रू एंकरिंग सिस्टम ये थ्रू बेरिंग प्लेट्स ये स्ट्रेसेस टेंडन से कंक्रीट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इसलिए इसमें कोई बॉन्ड बिटवीन टेंडन एंड कंक्रीट ये कोई सोर्स नहीं है स्टील से कंक्रीट में स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र करने का, बल्कि जो एंकरिंग सिस्टम है ये सोर्स है स्ट्रेसेस का स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफ़र करने का। पोस्ट टेंशनिंग के एडवांटेज हैं कुछ विद रिस्पेक्ट टू प्री टेंशनिंग। पहली बात तो ये कि जो हैवी कास्ट इन प्लेस मेंबर्स हैं वो पोस्ट टेंशनिंग उसके लिए टेक्निक सूटेबल है, यानी इनसाइड जो हम प्री स्ट्रेस मेंबर कास्ट करते हैं उसमें मोस्टली पोस्ट टेंशनिंग टेक्निक यूज़ होती है। द वेटिंग पीरियड इन द कास्टिंग बेड इज़ लेस, इसमें कास्टिंग बेड के लिए वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि साइड पे ही आप मेंबर बना रहे हैं। एक तो ये ना कि आप फैक्ट्री में मेंबर बना रहे हैं तो जब तक आपके पास कास्टिंग बेड पे कोई मटेरियल जब तक हार्ड नहीं होगा उस वक्त तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब साइड पे आप मेंबर ऑन साइड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस वे यानी वहाँ पे फिर हमें कोई वेटिंग पीरियड की वो नहीं होगी कि वेट करना पड़े। द ट्रांसफ़र ऑफ प्री स्ट्रेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसमिशन लेंथ, क्योंकि ये कोई ट्रांसमिशन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये बॉन्ड के ज़रिए से स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र नहीं हो रही बल्कि बेरिंग के ज़रिए से हो रही है। इसलिए जितनी भी मेंबर की लेंथ हो टेंडन की लेंथ हो उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें एक एंकरेज डिवाइसेस रिक्वायरमेंट है, दूसरी ग्रूटिंग इक्विपमेंट है रिक्वायर्ड है, यानी बाद में आपने इस टेंडन्स को थ्रू ग्रूटिंग फिल अप भी करना है ना, तो इसमें यानी टेंडन और कंक्रीट का आपस में एक जो बीच में गैप होगा उस बैक गैप को ख़त्म करने के लिए उसकी ग्रूटिंग करनी पड़ेगी। तो विद रिस्पेक्ट टू लीनियर एंड सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग, ये भी एक टाइप है, यानी
नॉर्मल जो फ्लैट बीम है, स्लैब है, उनके लिए लीनियर प्रीस्ट्रेसिंग होगी, या फिर सर्कुलर, जैसे सर्कुलर टैंक है। तो ये डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ मेंबर है, यानी कह सकते हैं कि ये प्रीस्ट्रेसिंग की टाइप है। फुल लिमिटेड और पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, थ्री टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग आर डिफाइंड। या तो मेंबर को फुली प्रीस्ट्रेस किया हुआ है, या उसको लिमिटेड किया हुआ है, या पार्शियल किया हुआ है। जैसे ये एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि ये तो फुली प्रीस्ट्रेस मेंबर होगा, और अगर इस तरह की केस है, ठीक है, कुछ उसमें टेंशन भी है, कंप्रेशन भी है, तो ये पार्शियली प्रीस्ट्रेस है या लिमिटेड प्रीस्ट्रेस मेंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल। ये भी पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि अगर अलोंग द सिंगल एक्सिस प्रीस्ट्रेस फोर्स आ रही है तो यूनी एक्सियल होगा। अगर एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रही जो प्रीस्ट्रेस फोर्स है, यानी उसमें इसेंट्रिसिटी है, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी, तो ये बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल प्रीस्ट्रेसिंग होगी। उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रीस्ट्रेसिंग। When the pre-stressing is achieved by element located outside the concrete, it is called external pre-stressing. The tendons can lie outside the member or inside the hollow space of the box girder. जैसे ये देखें, ये होलो बॉक्स गर्डर है और इसमें ये एक्सटर्नल टेंडन है, और इसके थ्रू इस मेंबर में प्रीस्ट्रेस फोर्स इंड्यूस की जा रही है। दूसरी इंटरनल pre-stressing, when the pre-stressing is achieved by element located inside the member, commonly by embedded tendons। जैसे ये embedded tendons के ज़रिए प्री स्ट्रेस फोर्स इंड्यूस की जाए कंक्रीट में, तो ये इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग होगी। तो पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग, ये गोया के इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग के एक टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, और एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग थ्रू एक्सटर्नल टेंडन्स है, जो कि स्टील जिसमें टेंडन जो है वो कंक्रीट के अंदर इम्बेडेड नहीं होंगे बल्कि बाहरी होंगे। अदर टर्मिनोलॉजीज वायर्स, स्टैंड्स, टेंडन्स, ये चीज़ें क्योंकि यूज़ होती हैं। केबल, बार्स, ये वायर्स हैं जो आम स्टील वायर। स्टैंड्स, वायर्स को आपस में वाउंड अप कर दें तो ये स्टैंड्स बन जाते हैं। ग्रुप ऑफ स्टैंड्स, ये टेंडन्स होता है। तो ये बार है जो डिफॉर्म बार, जैसे हम नंबर 3, नंबर 4 बार यूज़ करते हैं। Anchorage, a device generally used to enable the tendon to impart and maintain pre-stress in the concrete। ठीक है, जो एंकरिंग सिस्टम है जो यूज़ होता है स्ट्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए पोस्ट टेंशन में, उस डिवाइस को एंकरेज कहेंगे। ये एंकरेज की एक पिक्चर है। ये डक्ट है जिसके अंदर टेंडन होगा, और ये एंकरिंग बेरिंग एरिया है, और ये एंकरेज है। इसके थ्रू जो है स्ट्रेसेस गोया कि इसको स्ट्रेच भी कर रहे हैं, और फिर स्ट्रेच करने के बाद स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? स्टेज करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्री स्ट्रेस टू कंक्रीट, कि वो स्टेज जिस पे स्ट्रेसेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट ट्रांसफ़र हो रही हैं, उस स्टेज को हम ट्रांसफ़र स्टेज कह देते हैं। जैसे प्री टेंशन में ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस एट द रिलीज ऑफ प्री स्ट्रेस फ्रॉम द बल्क हेड्स। जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो फिर स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। और पोस्ट टेंशन में इट टेक्स प्लेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेंशनिंग प्रोसेस। तो ट्रांसफ़र स्टेज उस वक्त स्टार्ट होगी जब टेंशनिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, यानी सारे टेंडन्स को हमने टेंशन कर लिया होगा। क्रैकिंग लोड, जिस पर फर्स्ट विजिबल क्रैक हो, उस लोड को क्रैकिंग लोड कहते हैं। उस मूवमेंट को क्रैकिंग मूवमेंट कहेंगे। क्रीप, ये परमानेंट डेफॉर्मेशन है ड्यू टू सस्टेन लोड। श्रिंकेज, कंट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट ऑन ड्राइंग। बॉन्डेड टेंडन एंड अनबॉन्डेड टेंडन। बॉन्डेड टेंडन कौन से होंगे? व्हेन देयर इज एडिक्यूट बॉन्ड बिटवीन प्री स्ट्रेसिंग टेंडन एंड कंक्रीट, इट इज कॉल्ड बॉन्डेड टेंडन। जैसे प्री टेंशन तो होगी बॉन्डेड टेंडन, और पोस्ट टेंशन में जो ग्रूटेड अगर हम करें पोस्ट टेंशन टेंडन में, तो ये आपका बॉन्डेड टेंडन होगा। अनबॉन्डेड टेंडन, व्हेन देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन प्री स्ट्रेसिंग टेंडन एंड कंक्रीट, इट इज कॉल्ड अनबॉन्डेड टेंडन। When grout is not applied after post tensioning,
द टेंडन इज एन अनबॉन्डेड टेंडन। तो ये समझें कि एक एक्सटर्नल जो प्री स्ट्रेसिंग है ये भी एक अनबॉन्डेड टेंडन की तरह है कि इसका कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं है। उसके बाद ये लॉसेज हैं, लॉसेज इन प्री स्ट्रेसिंग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज होंगे ड्यूरिंग ट्रांसफर स्ट्रेसेस और आफ्टर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसेस। ये कंक्रीट में लॉसेज होते हैं, जैसे इलास्टिक शॉर्टनिंग है, क्योंकि कंक्रीट जो है इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है, तो प्री टेंशनिंग में भी है। पोस्ट टेंशन में अगर ऑल केबल्स आर साइमल्टेनियसली टेंशनड हों तो फिर ये नहीं होगा। अगर इफ वायर्स आर टेंशनड इन सीक्वेंस वाइज इन स्टेजेस, लॉस विल एग्जिस्ट। सेकंड, एंकरेज स्लिप है, ये क्योंकि एंकरिंग सिस्टम होगा पोस्ट टेंशनिंग में, तो इसी में ये लॉस है, प्री टेंशन में नहीं है। फ्रिक्शन लॉस भी पोस्ट टेंशन में है, प्री टेंशन में नहीं होगा। क्रीप एंड श्रिंकेज की वजह से लॉस दोनों में होगा। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ये भी प्री टेंशनिंग में भी और पोस्ट टेंशनिंग में भी, दोनों में होगा। और ये कब होगा? इलास्टिक शॉर्टनिंग होगा एट ट्रांसफर, प्री टेंशन में ट्रांसफर के वक्त कंक्रीट में इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी, और पोस्ट टेंशन में एट सीक्वेंशियल जैकिंग, जब एक एक टेंडन को पकड़ के हम उसको टेंशन कर रहे हैं, तो इस स्टेज में गोया कि इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस आएगा। रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफर, प्री टेंशन में क्योंकि हमने पहले ही एक स्टील को स्ट्रेच किया हुआ है और फिर उसके बाद कंक्रीट की पोरिंग कर रहे हैं, तो जब तक कंक्रीट हार्ड नहीं होगी तो कंक्रीट एक स्ट्रेच हालत में होगा। तो स्ट्रेच हालत में होने के दौरान जो उसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आएगी, तो ये एक लॉस है। तो इसलिए बिफोर पोरिंग ऑफ कंक्रीट कह लें या बिफोर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसिस, ये रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन्स लॉस होगा इन प्री टेंशन में, और आफ्टर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसिस भी ये लॉस होगा, यानी ड्यूरिंग सर्विस लाइफ। इसी तरह पोस्ट टेंशन में तो पहले ही कंक्रीट हार्ड हुई हुई है, बाद में हम स्टील को टेंशन कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो लॉस होगा वो बिफोर नहीं है बल्कि आफ्टर ट्रांसफ़र होगा। क्रीप और श्रिंकेज की वजह से जो लॉसेज है वो आफ्टर ट्रांसफ़र यानी ड्यूरिंग सर्विस लाइफ है। फ्रिक्शन की वजह से एड जैकिंग, जैकिंग के वक्त क्योंकि पोस्ट टेंशन मेंबर्स में जैकिंग, जब टेंडन्स को हम थ्रू हाइड्रोलिक जैक्स उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, उस वक्त हाइड्रोलिक जैक्स और एंकरेज में जो एक फ्रिक्शन होगी उसकी वजह से इसमें ये लॉस आएगा। और एंकरिंग सीटिंग लॉस, ये भी एट ट्रांसफ़र स्टेज पे होगा इन पोस्ट टेंशन मेंबर्स। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का जो मेन प्रिंसिपल है, तो इस फिगर को कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर पीसीसी की कंक्रीट का अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट उसमें फ्लक्सियल स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं। टॉप पे कंप्रेशन क्रिएट होती है, बॉटम पे टेंशन आती है। थोड़ा सा लोड अप्लाई करने पे जब बॉटम पे टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट की इक्वल होगी, तो जो है वो फर्स्ट क्रैक अकर होगा एट द बॉटम ऑफ द कंक्रीट, और जो ही क्रैक डेवलप होंगे तो ये बीम गोया के कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन कंक्रीट का अगर बीम हो तो, इसलिए कि कंक्रीट टेंशन में वीक है, तो थोड़े से लोड के ऊपर कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेस की जो कैपेसिटी है वो गोया के टेंसाइल स्ट्रेसेस वो मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट के इक्वल हो जाती है और कंक्रीट फेल हो जाता है। इसलिए इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए हमने स्टील प्रोवाइड किया कंक्रीट के अंदर, यानी इसको आरसीसी बीम बनाया, रेनफोर्स कंक्रीट बीम। उसकी वजह से न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं उसको स्टील रेजिस्ट करेगी और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कंक्रीट रेजिस्ट करेगी। ये तो एक ट्रेडिशनल रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर का ये एक होता है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इसका कंसेप्ट क्या है कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड हम उसमें प्री स्ट्रेस फोर्स इंड्यूस करते हैं। तो जब प्री स्ट्रेस फोर्स इसमें इंड्यूस करते हैं तो इसकी वजह से ये इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं थ्रू आउट द सेक्शन ऑफ द मेंबर।
ये स्ट्रेसेस हैं ड्यू टू एक्सटर्नल लोड और ये स्ट्रेसेस हैं ड्यू टू प्री स्ट्रेस। तो दोनों की सुपर पोजिशन से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ऑन कंक्रीट एट द टॉप ऑफ द मेंबर, ये 2 टाइम्स ऑफ एफ सी हो जाएगा। अगर एफ सी पी और एफ सी की वैल्यू सेम हो तो दोनों ऐड होके डबल हो जाएंगी, और बॉटम पे एफ सी पी और एफ टी की वैल्यू आपस में अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी और जीरो हो जाएगा। इस तरह गोया कि प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करने से मेंबर को हमने टेंशन फ्री बना दी है, कि उसमें टेंशन क्रिएट ही नहीं होगी, यानी कंप्रेशन रहेगी। इसी तरह अगर प्री स्ट्रेस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो मेंबर अंडर फुली कंप्रेशन हो जाएगा, बॉटम पे भी कंप्रेशन है, टॉप पे भी कंप्रेशन है। अगर प्री स्ट्रेस फोर्स कम है यानी पार्शियल प्री स्ट्रेस मेंबर है, उसमें विद इन अलोएबल लिमिट कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेसेस भी आएंगी कंक्रीट में और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी आएंगी, लेकिन ये अलोएबल वैल्यू से स्ट्रेसेस कम आएंगी जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्रैक नहीं होगा। तो ये एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट की कुछ टेक्निक्स थी। आगे ये भी हमने कल देख लिया था कि डिफरेंट जो मेथड्स हैं, पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग, एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग, और एग्जांपल आज हमने करनी थी स्टार्ट 19.1। For the simply supported beam shown in figure 19.2, determine the maximum stresses at mid-span section due to its own weight and falling cases of loading and pre-stressing। तो ये यानी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के फीचर्स को इलस्ट्रेट करने के लिए ये एग्जांपल है। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन है 24 फीट, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 12 इंच, इसकी विड्थ है 24 इंच डेप्थ है बीम की। तो डिफरेंट केसेस के लिए हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है। जैसे फर्स्ट केस क्या है कि यूनिफॉर्म लाइव लोड ऑफ 900 पाउंड पर फिट। अगर लाइव लोड इस बीम के ऊपर सेल्फ वेट के अलावा 900 पाउंड पर फिट लाइव लोड आ रहा हो तो उस केस में बीम की जो स्ट्रेसेस आएंगी वो कैलकुलेट करनी है। सेकंड है यूनिफॉर्म लाइव लोड ऑफ 900 पाउंड पर फिट एंड एक्सियल सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 259.2 की। सेकंड ये है कि एक्सटर्न यानी लाइव लोड के अलावा इस पे प्री स्ट्रेस फोर्स भी अप्लाई हो रही है, इसके लिए जो स्ट्रेसेस हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड है यूनिफॉर्म लाइव लोड ऑफ 2100 पाउंड पर फिट एंड इसेंट्रिक लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव फोर्स 259.2 की एट इसेंट्रिसिटी 4 इंच। तो लाइव लोड की वैल्यू 900 के बजाय 2100 पाउंड पर फिट है, और जो प्री स्ट्रेस फोर्स है वो इसेंट्रिसिटी के साथ लग रहा है। केस 2 में तो प्री स्ट्रेस फोर्स बिल्कुल सेंट्रॉइड ऑफ मेंबर पे अप्लाई होगा, लेकिन केस 3 में ये विद इसेंट्रिसिटी होगा, उसकी वजह से इसकी हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है। और नंबर 4 में लाइव लोड की वैल्यू 2733 पाउंड पर फिट हो गई, और वही प्री स्ट्रेस लोड जो है एक्टिंग एट द मैक्सिमम प्रैक्टिकल इसेंट्रिसिटी फॉर दिस सेक्शन। जो प्रैक्टिकली इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है यानी 6 इंच इस केस में होगी, L/3 यानी H/3 होती है। जैसे ये 24 इंच है तो सेंटर से X/3 इधर, X/3 इधर, यानी बीच वाला जो 12 इंच है इसमें हम ये लगा सकते हैं, ये मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है। और उसके बाद लास्ट वन है द मैक्सिमम लाइव लोड व्हेन P इज इक्वल टू 259.2 की एक्टिंग एट E इज इक्वल टू 6 इंच। फिर हमने लास्ट में कैलकुलेट करना है कि अगर प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई की जाए 6 इंच इसेंट्रिसिटी के ऊपर तो उसकी मैक्सिमम लाइव लोड कैरिंग कैपेसिटी बीम की कितनी है वो निकालना है। और एफ सी प्राइम 4500 PSI है एंड अलोएबल एफ सी प्राइम इज 2050 PSI। ये क्रशिंग स्ट्रेंथ है ऑफ कंक्रीट, और ये अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20,050, क्योंकि इस कंक्रीट के अंदर फिलहाल कोई हमने एक नॉन प्री स्ट्रेस स्टील यूज़ नहीं किया,
इसलिए यहाँ पे हमें स्ट्रेस को देखना है कि ये अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा इस पर स्ट्रेस ना आए, यानी 2050 पीएससी से ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस आएगी तो कंप्रेशन साइड पे गोया के कंक्रीट जो है ना वो नॉन लीनियर बिहेवियर शो करेगी। हाफ ऑफ एफसी प्राइम तक लीनियर बिहेवियर होता है, अलोएबल स्ट्रेस तक बिहेवियर लीनियर होता है, उसके बाद नॉन लीनियर शुरू हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये इलास्टिक कैलकुलेशंस हैं, इसलिए हमने इलास्टिक वैल्यू लेनी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब देखें वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू डेड एंड लाइव लोड ओनली आर द सेल्फ वेट ऑफ द बीम। फर्स्ट जो हमारा केस था कि 900 पाउंड पर फिट की वजह से हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, तो डेड लोड की वजह से जो सेल्फ वेट ऑफ बीम की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो पहले हम वो निकालते हैं, यानी मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड WL²/8। और इसमें जो W है यानी वेट है वो सेल्फ वेट ऑफ बीम है, इसके अलावा कोई इम्पोज डेड लोड इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बीम क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, 1 × 2 × 150। तो ये 300 पाउंड पर फिट ये गोया के सेल्फ लोड है। 0.3 किप पर फिट इंटू जो लेंथ है 24 फिट, क्योंकि ये जो डेड लोड है बीम का ये यूडीएल की फॉर्म में अप्लाई होगा, तो मैक्सिमम मूवमेंट सेंटर पे आएगा और इसका फार्मूला WL²/8। तो ये 21.6 किप फिट ये मैक्सिमम मूवमेंट है ड्यू टू डेड लोड या ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ बीम। अच्छा, इस मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी बीम में वो कैलकुलेट करें। फिर देखें न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी। तो फार्मूला उसी तरह MY/I, उससे हम गोया के स्ट्रेसेस फ्लक्सुअस स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो MC/I, C की वैल्यू क्या होगी? H/2, ठीक है, जितनी थिकनेस है या डेप्थ है बीम की उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है BH3/12। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आएगा 6M/BH²। इट मीन्स के फ्लक्सुअल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होगा एट एक्सट्रीम फाइबर 6M/BH²। अब आप ये जो M कैलकुलेट किया हमने 21.6 यहाँ पुट करें इंटू 12,000 कीप फिट को पाउंड इंच में कन्वर्ट किया हुआ डिवाइडेड बाई BH² इंटू 6, ये फार्मूले का है। तो ये +-225 PSI गोया के फ्लक्सुअस स्ट्रेसेस आई हैं, यानी कंप्रेशन में -225 और टेंशन में +225। और इसके साथ जो लाइव लोड आ रहा है उसकी वजह से भी मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। 900 पाउंड पर फिट लाइव लोड की वजह से मूवमेंट आएगा 64.8 किप फिट, और इस मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस हैं 6M/BH² से ±675 PSI। तो ये हमारी फ्लेक्सुरल फिगर है ड्यू टू लाइव लोड, ये फ्लेक्सुरल फिगर है ड्यू टू डेड लोड। अब दोनों को ऐड करें तो -225 -675 -900 +225 +675 +900, तो ये गोया के फाइनल फ्लेक्सुरल स्ट्रेचेज हैं ऑन बीम फॉर केस 1 के लिए जो हम यूनिफॉर्म लाइव लोड आ रहा है 900 पाउंड पर फिट और सेल्फ वेट ऑफ बीम की वजह से ये फाइनल स्ट्रेचेज आएंगी। अब आप देखें द टेंसाइल स्ट्रेस इज हायर देन द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट की वैल्यू है 7.5 लैम्डा अंडर रूट FC प्राइम। FC प्राइम यहाँ आपने 4500 PSI लेना है जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, तो ये 503 PSI वैल्यू आएगी। हेंस द बीम विल कोलैप्स। और जो अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है वो 900 PSI आ रही है, वो ये 503 है। इट मीन्स कि अगर केस 1 में बीम में ना तो हम एक नॉन प्रीस्ट्रेस स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं और ना ही कोई प्रीस्ट्रेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बीम गोया के 900 पाउंड पर फिट लाइव लोड पे कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होगी 900 PSI आएगी
और वो 503 PSI यानी फ्लक्जुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से ज़्यादा है, तो ये बीम कोलैप्स हो गया। अब आप देखें केस टू ये है कि उसी तरह बीम के ऊपर लाइव लोड तो 900 आ रहा है, लेकिन इसके साथ प्री स्ट्रेस फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जीरो इसेंट्रिसिटी के ऊपर, यानी सेंट्रॉइड ऑफ मेंबर के ऊपर 259.2 की फोर्स। इस फोर्स की वजह से अब फ्लेक्चरल कैलकुलेशंस में क्या चेंज आएंगी वो हम देखते हैं। अब ये देखें, जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स जो है ना वो मेंबर को कंप्रेस करेगी, यानी इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। और वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ड्यू टू पी फोर्स, वो कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी 259.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शनल जो 12 इंच बाई 24 इंच है। तो -900 PSI कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स। अब आप तीनों को ऐड अप करें, यानी ये फ्लक्जुलर स्ट्रेस है ड्यू टू डेड लोड सेल्फ वेट ऑफ बीम -225 +225। उसके बाद प्री स्ट्रेस की वजह से -900 टॉप पे भी बॉटम पे भी। तो ये देखें -225 और -900 ऐड होके 1125 हो गया, और बॉटम पे +225 और -900 यानी माइनस होके -675 आ जाएगा। इसमें अब आपने ऐड करना है जो 900 पाउंड पर फिट लाइव लोड की वजह से स्ट्रेसेज आई, यानी +-675। तो टॉप पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, 1125 -675 ये 1800 PSI हो जाएगा। बॉटम पे ये -675 है, ये +675 है, ये दोनों आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएगा। सो final stresses due to live load, dead load plus pre-stress load at the top and bottom fibers are 1800 PSI and 0 respectively. In this case, pre-stressing force has doubled the compressive stress at the top fibers and reduced the tensile stress at the bottom fiber to 0. तो pre-stress force ने क्या किया कि कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस थी, ठीक है, नॉर्मल जो बीम के ऊपर विदाउट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स वो 900 थी, तो प्री स्ट्रेस फोर्स ने उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस +900 थी उसको 0 कर दिया। So in this case, pre-stressing force has doubled the conversion stresses at the top and reduced the tensile stresses at the bottom fiber to 0. The maximum compressive stress of 1800 psi is less than allowable stress of 2050 psi. ये देखें, 1800 psi की वैल्यू 2050 psi से कम है। इट मीन्स कि ये अब स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा उसमें, यानी जो स्ट्रेसेस हैं वो विद इन अलाउएबल लिमिट है। बॉटम पे तो टेंसाइल स्ट्रेस है ही नहीं, और टॉप पे जो स्ट्रेसेस आ रही हैं कंक्रीट पे वो भी विद इन अलोएबल लिमिट है। तो ये मेंबर अंडर फुल कंप्रेशन होगा और सेफ होगा। इस तरह प्री स्ट्रेस टेक्निक से गोया के जो मेंबर जितने लोड के ऊपर कोलैप्स होना था, प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करके गोया कि हमने उसको सेफ कर दिया। उसके बाद अब थर्ड देखें कि जो प्री स्ट्रेस फोर्स जो अप्लाई हुई वो 4 इंच इसेंट्रिसिटी के ऊपर हुई, ठीक है। पहले तो केस 2 में बिल्कुल सेंटर पे थी वैल्यू 259.2 की, तो वैल्यू तो वही है प्री स्ट्रेस फोर्स की, लेकिन विद इसेंट्रिसिटी अगर हम पुट करें उसकी वजह से क्या चेंजेस आती हैं। और दूसरी तरफ जो लाइव लोड है केस 3 में वो 2100 पाउंड पर फिट हो गया, यानी 1900 की 900 के बजाय हमने 2100 लगाना है लाइव लोड। अब आप देखें कि जब केस 3 के अंदर विद इसेंट्रिसिटी हम प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस इसेंट्रिसिटी की वजह से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी वो ट्रिपोजाइडल होंगी, यानी रेक्टेंगल नहीं होंगी। ये वही के कंसेप्ट है जो हम कॉलम विद बेंडिंग या इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग में पढ़ा था। वो जो ट्रिपोजाइडल स्ट्रेसेस होंगी ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, उसका फार्मूला ये है P/A + MC/I, यानी ±MC/I। जैसे हम सॉइल प्रेशर निकाल देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम Q1 Q2 अगर आपको याद हो, इसी तरह गोया कि जिस तरफ प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी न्यूट्रल एक्सिस से
डाउन है, यानी सेंट्रॉइड ऑफ मेंबर से डाउन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी और यहाँ पे मिनिमम आएगी। यानी ये क्यू कह लें Q1 होता है जैसे सॉइल प्रेशर में होता था, यहाँ Q2 है। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी -P/A और -MC/I, और यहाँ पे -P/A प्लस MC/I, यानी एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो उसी तरह 900 ही आएगा जैसे ये लास्ट उसमें आया था, लेकिन प्लस माइनस इसमें ऐड होगा MC/I ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी की वजह से मूवमेंट आ जाएगा 259.2 इंटू 4 इंटू 1000 किप को पाउंड में करने के लिए इंटू 6 BS²। ये भी वैल्यू गोया कि सेकंड टर्म की वैल्यू भी 900 आई। तो -900 ये -1800 हो गया, जो कि बॉटम पे होगा जिस तरफ इसेंट्रिसिटी है, और टॉप पे -900 प्लस 900 0 हो गया। तो ये प्री स्ट्रेस फ्लेक्सुरल स्ट्रेसिस फिगर है ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स। ये सेल्फ वेट ऑफ बीम की वजह से, दोनों को ऐड करें तो -225, और ये 1800 में से 225 आप माइनस करेंगे तो ये -1575 आ जाएगा। अब आप देखें कि जो लाइव लोड हमने 900 की बजाय 2100 किया था, 2100 पाउंड पर फिट लाइव लोड की वजह से मूवमेंट WL²/8 और मूवमेंट से 6M और BA² से स्ट्रेस, तो ये 1575 ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस, यानी 675 की बजाय ये तो 900 पाउंड पर फिट लाइव लोड के अगेंस्ट थी, अभी 2100 पाउंड पर फिट लाइव लोड के अगेंस्ट वैल्यू है 1575। तो ये इसमें ऐड हो जाएंगी, ये 225 जमा 1575 1800 हो गया, दोनों क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए ये नेगेटिव 1800 हो जाएगा, और ये -1575 है, ये +1575 है, तो ये इसको ज़ीरो कर देगा। तो फाइनल फिगर आफ्टर लोडेड स्टेट ये वही बनी है जो आपकी केस 2 में थी, ठीक है। तो लेकिन केस 2 में तो लाइव लोड 900 पाउंड पर फिट था, और अभी ये लाइव लोड 2100 पाउंड पर फिट है, यानी 2100 पाउंड पर फिट है। इट मीन्स note that the final stresses are exactly the same those of the previous case when live load was 900 pound per foot. By applying the same pre-stressing force but at an eccentricity of 4 inch, the same beam can now support a greater live load by 1200 pound per foot. तो 4 इंच इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से गोया के मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी 1200 पाउंड पर फिट बढ़ गई है, क्योंकि सेम यानी स्ट्रेस फिगर बन रही हैं केस 2 और केस 3 के, लेकिन उसमें मूवमेंट था लाइव लोड था 900 पाउंड पर फिट, इसमें 2100 है, तो दोनों का डिफरेंस 1200 पाउंड पर फिट है। तो 4 इंच इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से गोया कि 1200 पाउंड पर फिट उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। उसके बाद जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं यानी 6 इंच, तो ये 6 इंच इसेंट्रिसिटी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं जो प्री स्ट्रेस की वजह से फ्लक्सुअल स्ट्रेसेस आएंगी। उसी तरह माइनस फोर्स पर यूनिट एरिया प्लस माइनस 6M और BA²। तो ये देखें फर्स्ट टर्म तो उसी तरह 900 है, सेकंड टर्म इसेंट्रिसिटी बढ़ जाने की वजह से 6 की बजाय 4 की बजाय 6 हो जाने की वजह से ये वैल्यू 900 से बढ़ के 1350 हो जाएगी। तो -900 -1350 तो -2250, और -900 प्लस 1350 ये +450 आ जाएगा। तो ये देखें सेल्फ वेट की वजह से उसी तरह 225 प्लस माइनस, तो ये प्री स्ट्रेस की वजह से। अब इन दोनों को ऐड करें तो 225 और 450 का डिफरेंस है 225, और 225 जमा 2250, ये 225 प्लस में है और ये 2250 माइनस में है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये 2050 बन जाएगा। और अगर 2733 पाउंड पर फिट लाइव लोड लें, उससे मूवमेंट कैलकुलेट करें WL²/8 से, फिर मूवमेंट से स्ट्रेस निकालें, तो ये वैल्यू भी 2250 PSI आएगी। तो ये अब इसमें ऐड करें
तो टॉप पे देखें स्ट्रेस आ जाएगी यानी +225 -2050 1825 PSI, और बॉटम पर -2050 +2050 0। तो ये भी फिगर तकरीबन वही है जो कि केस 2 या केस 3 में थी। इट मीन्स के इसेंट्रिसिटी के बढ़ने पर गोया के लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर बढ़ जाती है। तो 2 इंच मजीद हमने जब इसेंट्रिसिटी बढ़ाई तो गोया के 2100 की बजाय 2733 पाउंड पर फिट लोड जो है वो बियर करेगा मेंबर। So note the final stresses are about the same as those in the previous cases, yet the live load has been increased to 2733 pound per foot. A tensile stress of 2 to 5 is developed when pre-stressing force is applied on the beam. ये जो 2 to 5 tensile stress develop on the beam, this stress is less than the modulus of rupture of concrete. Hence crack will not develop in the beam. तो ये जो वैल्यू है ना, द टेंसाइल स्ट्रेस इज 2 to 5 इज डेवलप एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेज अप्लाइड। ये देखें जब ये सेल्फ वेट की वजह से और प्री स्ट्रेस फोर्स जब अप्लाई करेंगे, इन दोनों को एडिशन किया तो ये 225 पाउंड 225 PSI स्ट्रेस क्रिएट होगी पॉजिटिव में, जो कि मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट से यानी वैल्यू कम है। इट मीन्स के बिफोर लोडेड स्टेट, ये अनलोडेड स्टेट है ना, अभी आपने ये वाला लोड उस पर लाइव लोड अप्लाई नहीं किया, तो अनलोडेड स्टेट में जो मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेसेस आ रही हैं वो 225 हैं जो विद इन लिमिट है। तो इस इट मीन्स के अनलोडेड स्टेट में भी लोडेड स्टेट में भी मेंबर जो है वो अनक्रैक्ड रहेगा, वो क्रैक नहीं होगा। उसके बाद लास्ट वन केस है कि जिसमें हमने मैक्सिमम लाइव लोड कैलकुलेट करना है। एक तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इसेंट्रिसिटी जो है ना वो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी 6 इंच है, और अब इस 6 इंच इसेंट्रिसिटी के ऊपर अगर हम प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करें तो इस मेंबर की मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो वो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो यहाँ पे स्ट्रेस आनी चाहिए अलोएबल स्ट्रेस वो 2050 है। तो यानी आप 2050 ये जो 225 और 2050 बॉटम पे है, आप इस 225 में कितना ऐड करें कि ये आंसर 2050 आ जाए। ठीक है, तो वो आप हिसाब लगाएंगे तो वो बनेगा तकरीबन 2275। ठीक है, यानी 225 प्लस 225 माइनस 2275 आप करेंगे तो ये 2050 बन जाएगा। तो यानी 2050 से ज़्यादा हम स्ट्रेस नहीं ले सकते क्योंकि ये अलोएबल वैल्यू है। तो अब आपने ये 2275 स्ट्रेस के अगेंस्ट मूवमेंट कैलकुलेट करना है। यानी रिलेशनशिप तो यही है, स्ट्रेस इज इक्वल टू 6m और बी एस के, लेकिन अभी हमने m निकालना है। तो स्ट्रेस इंटू बी एस के डिवाइडेड बाई 6, तो ये मूवमेंट आएगा 218.4 की फिट। इस मूवमेंट से मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पुट करें और लाइव लोड निकाल लें तो 3033 की फिट आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर 3033 पाउंड पर फिट लोड अप्लाई किया जाए तो उस केस में फिर आपकी ये लास्ट फिगर बनेगी कि कंप्रेशन में स्ट्रेसेस आएंगी 2050 यानी मैक्सिमम अलोएबल वैल्यू, और टेंशन में स्ट्रेसेस आ जाएंगी 225 PSI जो कि मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट से कम है। सो तो कंक्लूजन क्या निकला, द एंटायर क्रॉस सेक्शन इज एक्टिव इन रेजिस्टिंग द एक्सटर्नल लोड। एक तो यानी केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 सब केसेस में जो एंटायर क्रॉस सेक्शन है वो एक्टिव है इन ऑर्डर टू रेजिस्टिंग एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि कंक्रीट जो है वो अनक्रैक्ड है। द फाइनल टेंसाइल स्ट्रेस इन द सेक्शन इज लेस देन द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट विच इंडिकेट दैट द क्रैक लेस कंक्रीट सेक्शन कैन बी अचीव अंडर फुल लोड। जैसे ये देखें 225 है और फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा 503 के ऊपर, तो ये क्रैक लेस कंक्रीट है अप टू लास्ट स्टेज। उसके बाद द अलोएबल लोड ऑन द बीम हैज बीन इंक्रीज्ड appreciably due to the application of pre-stressing force.
तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम वो बढ़ गया। और नंबर 5, इसेंट्रिसिटी, एन इंक्रीज इन द इसेंट्रिसिटी ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स विल इंक्रीज द allowable applied load provided that the allowable stresses on the section are not exceeded। और इसेंट्रिसिटी बढ़ाने पर भी गोया के